इस समय जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर गाना देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना गाना है। जी हाँ, और उस समय की यानी उस दशक की ये सौंदर्य देवी थी, जिन्होंने अपनी सुंदरता और मुस्कान का ऐसा हिंदी सिनेमा में अपना जादू बिखेरा कि हर कोई इनका फैन हो गया। हर कोई इनसे मोहब्बत करना चाहता था, इनके साथ शादी करना चाहता था। और आज 91 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी सुंदर नायिका आज तक पैदा नहीं हुई जो टैलेंटेड भी हो, सुंदर भी हो और जिसकी मुस्कुराहट एक सौंदर्य की देवी जैसी हो। बस कोई एक बार इन्हें देख ले तो वो कभी भूल ही नहीं सकता। ये भारतीय हिंदी सिनेमा की वो नायिका है जिसने उस दौर में सभी अभिनेता, फिल्म निर्माता, संगीतकार, राजनेता और गायकों के दिल को जीत लिया। और ये सभी बड़ी बड़ी हस्तियां इस अभिनेत्री के प्यार में इनको पाना चाहती थी और अपने घर की दुल्हन बनाना चाहती थी। इस अदाकारा का आकर्षण ऐसा था, इनकी लोकप्रियता 7 समंदर पार विदेशों में जा पहुंची और इस हीरोइन को लोगों ने सुंदरता की वो मूर्त बनाया जिसको एक बार देखें तो कभी भूल ना सके। इतनी हसीन, खूबसूरत, लोकप्रिय अभिनेत्री जिसने हर किसी के दिल को जीत लिया, वह कभी खुद अपने ही दिल को नहीं जीत पाई। 36 साल की छोटी सी उम्र में अभिनेत्री के दिल ने उनका साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान में पैदा हुई ये अभिनेत्री कैसे हिंदुस्तान की खूबसूरती के सर का ताज बन गई। इस अभिनेत्री के पिता ने अपनी 11 संतानों के पालन पोषण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे तो दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाया। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनकी 5 बहन और भाई की मौत हो गई? क्यों इनके पिता अपने बच्चों के लिए कफन तक के पैसे नहीं दे पाए? इस अभिनेत्री ने नाबालिग उम्र में दिया एक लड़के को गुलाब का फूल, क्यों उस लड़के ने उस फूल को चढ़ा दिया इनकी कब्र में? इस अभिनेत्री को वो कौन सी बीमारी थी जिसको अंतिम दिनों तक दुनिया में छुपाना पड़ा और डॉक्टर्स इनके शरीर से खून निकाल लिया करते थे क्योंकि ये इस बीमारी के चलते कभी भी अपने पिता से अलग नहीं हो पाई। कैसे ये एक साधारण सी लड़की बन गई भारतीय हिंदी सिनेमा के उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा, और ऐसा क्या हुआ इस अभिनेत्री के साथ, इनको खुद की फिल्म को पिक्चर हॉल में देखने से रोक दिया गया। कैसे इस अभिनेत्री के स्टारडम को देखते हुए पहली बार कैसे शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा, कैसे अभिनेत्री के खूबसूरती के आकर्षण में मशहूर ब्राह्मण डांसर ने खा लिया मटन चिकन। इस अदाकारा की जहां एक झलक पाने के लिए पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके प्यार का दीवाना था, वो अभिनेत्री दिलीप कुमार के प्यार में पागल हो गई। क्यों इस अभिनेत्री को दिलीप कुमार ने सबके सामने जोरदार तमाशा रच दिया। शादी के बाद ये अभिनेत्री बीमारी के हालात में 9 साल बिस्तर में दुख और तकलीफ से तड़पती रही। इस अभिनेत्री के पति और मशहूर सिंगर ने इसको अंतिम समय में छोड़ दिया एक घर में मरने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इस अभिनेत्री की सारी डिटेल्स, सारे जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष करा, कैसे वो इतनी खूबसूरत थी और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आई, कैसे उनका रहन सहन था और उनका अंतिम समय यानी कैसे बीता, क्यों वो इतना तड़पी और क्या उन्हें बीमारियां हुई थी, किसने उनका साथ दिया और किसने नहीं दिया, सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और इस तरह की वीडियोस देख सकें। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हसीन अभिनेत्री जिसने अपनी लाजवाब और मनमोहक मुस्कुराहट से करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना लिया। इनकी दीवानगी का आलम ये था कि क्या हीरो, क्या फिल्म निर्माता, राजनेता, सिंगर, डांसर इनको पाने की चाह रखते थे। अपनी इस चाह और लोकप्रियता के चलते ये पूरी दुनिया में पहचानी गई। मुमताज जहान बेगम। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन एक गरीब परिवार में दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम था अतालु उल्ला खान और इनकी माँ का नाम था आयशा बेगम। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा मुमताज जहान बेगम और जो आगे चलकर मधुबाला बन गई। मधुबाला की 11 भाई बहन थी। ये अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थी। आजादी से पहले मधुबाला के पिता पाकिस्तान के पेशावर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारी के पास काम किया करते थे और ये उन बर्तनों को बेचने के लिए रावलपिंडी और पंजाब जैसे शहरों में जाते। लेकिन इतने थोड़े पैसों में घर का चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए थक हार कर उनके फादर ने यानी मधुबाला के फादर ने रोजगार की तलाश में पूरे परिवार को लेकर दिल्ली आ गए और यहाँ आकर मधुबाला के पिता ने कई साल तक रिक्शा चलाया। मधुबाला का जन्म इसी गरीबी के बीच हुआ। परिवार की हालत खराब होने की वजह से मधुबाला कभी भी स्कूल नहीं गई और एक बार की बात है कि मधुबाला को दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में बच्चों के एक प्रोग्राम निशाना और श्रृंगार में जाने का मौका मिला। इस प्रोग्राम में उसी दिन संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर जी इस प्रोग्राम में आए थे। राय बहादुर जी उस समय बॉम्बे टकीज के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में पहली बार बेबी मुमताज यानी मधुबाला को देखा और वे मधुबाला को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन दिनों बॉम्बे टकीज ने बसंत नाम की फिल्म बनाने की तैयारी चल रही थी और इस फिल्म में एक छोटी बच्ची के रोल की तलाश थी। ऐसे में राय बहादुर ने मधुबाला को मिलवाया। बॉम्बे टकीज के मालकिन
देविका रानी से। देविका रानी भी मधुबाला को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुई कि कितनी सुंदर हो बेटी तुम, नाम भी कितना प्यारा है, और बिना देरी के मधुबाला को ले लिया। अपनी फिल्म बसंत के लिए ये फिल्म मधुबाला को उनके उस पूरे यानी जो बुरा वक्त चल रहा था उस दौर में उनको मिली थी, जब उनको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी घर चलाने के लिए। इस फिल्म का मिलना बहुत जरूरी था। इस फिल्म के लिए मधुबाला 150 रुपए महीने के बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करने लगी। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सभी के सेवा में एक कलाकार पेश करती हूँ। इस तरह के कुछ फेमस डायलॉग्स थे उसके। 1942 में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में 2 गाने भी गाए थे। ये फिल्म साल 1942 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इस फिल्म की सक्सेस के बाद यानी सफलता के बाद बॉम्बे टॉकीज को बाल कलाकार की जरूरत नहीं रही, इसलिए इसके बाद इस नौकरी से मधुबाला को हटा दिया गया। परिवार के लिए इस नौकरी का जाना किसी बहुत बड़े दुख से कम नहीं था। इसके बाद मधुबाला अपने परिवार के साथ दिल्ली से बॉम्बे चली आई और बॉम्बे में भिवांडी में रहने लगे। ये पूरा परिवार मधुबाला के पिता को अपनी बेटी से सारी उम्मीदें बंधी थी, इसलिए मधुबाला अपने पिता के साथ बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के घर और स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी। ये वक्त नन्ही मधुबाला के लिए काफी संघर्षपूर्ण था। संघर्ष में धूप प्यास में छोटी सी मधुबाला हमेशा भूखे पेट भटकती रहती अपने पिता के साथ किसी काम की तलाश में। कभी थक हार कर सड़क पर ही सोना पड़ता। एक दिन इनकी मेहनत रंग ले आई। इनकी मुलाकात हुई एक्टर मोतीलाल से। मोतीलाल मधुबाला के काम को बसंत फिल्म में देख चुके थे और खुद मोतीलाल रणजी स्टूडियो के लिए एक लड़की को यानी एक ऐसा ही सुंदर चेहरा तलाश रहे थे। लिहाजा उनकी सिफारिश पर मधुबाला को रणजी स्टूडियो में ही 3 साल के लिए नौकरी पर रख लिया गया और ये मधुबाला के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद मधुबाला रणजी स्टूडियो के साथ 1944 में मुमताज महल, 1945 में धन्ना भगत, 1946 में राजपुतानी, फुलवारी पुजारी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने लगी। फुलवारी फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और मुमताज राजपुतानी फिल्म में आखिरी बार बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। मधुबाला की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। एक दिन वो हुआ जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार सदमे में चला गया। इनका परिवार बॉम्बे डाक के पास ही रहता था। वहाँ पर एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज आया जिस पर काफी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ सोना भी लगा था। अचानक लगी आग से जहाज से अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घर पूरे तरीके से तबाह हो गए और इस विस्फोट की वजह से शिमला तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दिन पहली बार बॉम्बे शहर में सोने और मौत की बारिश हुई और इस हादसे में मधुबाला के परिवार भी उजड़ गया। इनके 5 बहनें 2 भाई की मौत हो गई। इसी हादसे में मधुबाला और इनके माता पिता बहन इसलिए बच गए क्योंकि ये सभी उस वक्त एक थिएटर में गए थे। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। इस मौत के वक्त में मधुबाला के पिता के हालात ऐसे थे कि इनके पास अपने सभी मृत बच्चों के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे। आसपास के लोगों से मदद मांगी तो इनको अंतिम विदाई दी गई। सब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मधुबाला संभल रही थी। मधुबाला के ऊपर कम उम्र में जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से मधुबाला उम्र से पहले ही समझदार हो गई। कभी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उनके पिता काफी रूढ़िवादी सोच के थे, लेकिन उन्होंने जरूरत को देखते हुए मधुबाला को घर पर ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ खुद पढ़ाने के साथ साथ उसकी मधुबाला की ट्यूशन भी लगवा दी। मधुबाला इस तरह से ट्यूशन को पढ़ाई करते करते अच्छी इंग्लिश भी बोल लिया करती। मधुबाला अभी तक किसी भी हीरोइन एज अ बतौर मतलब लीड एक्ट्रेस के रूप में किसी भी फिल्म में नहीं आई थी, लेकिन मधुबाला 14 साल की हो गई थी। उसी वक्त ओरिएंटल पिक्चर्स कंपनी पहली बार अपनी फिल्म नील कमल बना रही थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बेगम पारा, कमला चटर्जी, लेकिन कमला चटर्जी की तबीयत खराब होने की वजह से इस फिल्म के लिए मधुबाला को पसंद कर लिया गया। इस तरह से पहली बार बीबी मुमताज बेगम पहली बार हीरोइन बनी, यानी एक फिल्म में उन्होंने एज अ हीरोइन अभिनय करा और मधुबाला फिल्मी पर्दे पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के जरिए छा गई। और ऐसे में इस फिल्म के हीरो थे शोमेन राज कपूर, जिनकी ये पहली ही फिल्म थी। राज कपूर ने जब मधुबाला को देखा तो वो मधुबाला को देखते ही रह गए। वो लोगों से कहते थे कि मधुबाला को खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। नील कमल फिल्म के बाद तो मधुबाला के पास फिल्म की लाइन लग गई, जिसमें मधुबाला की कुछ फिल्म आई जिसमें दिल की रानी, अमर प्रेम चित्तौड़, विजय खूबसूरत दुनिया। हालांकि ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं हो सकी। मधुबाला के फिल्म सिलेक्शन का सारा काम मधुबाला के पिता ही देखते थे। इन्होंने 24 फिल्म साइन करी थी। मधुबाला के पिता और परिवार की खातिर दिन रात फिल्मों में काम करती रही। एक लड़की भीगी भागी सी छोटी रातों में साल 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बन रही फिल्म महल इस फिल्म के निर्माता और अभिनेता थे। इस फिल्म की कामयाबी ने उस दौर में मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसी फिल्म से शुरू हुआ बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों का दौर।
इसी फिल्म से ही मुमताज बेगम का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया गया और ये नाम ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस फिल्म के बाद ये 1950 के दशक की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा दर्द दे गया। इस फिल्म के दौरान भी इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही का दिल भी मधुबाला के लिए धड़कने लगा और मधुबाला भी कमाल अमरोही को पसंद करने लगी। लेकिन कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दे रहे थे और आखिरकार खींचतान में रिश्ता टूट गया। इसके बाद 1949 से लेकर 1951 तक मधुबाला की कुछ फिल्में जैसे अपराधी, निशाना, परदेस, बेकसूर, हंसे आंसू, तराना, मधुबाला, बादल, नदान जैसी फिल्में कई सारी आई। वहीं साल 1952 से लेकर 1994 तक साथ ही संग दिल रेल का डिब्बा, अरमान जैसी सफल फिल्मों से मधुबाला की खूबसूरती और अभिनय देखने को मिला। और ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया कि इनकी एक फिल्म हंसते आंसू उस दौर के ए सर्टिफिकेट पाने वाली पहली फिल्म बन गई। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट फिल्म करार कर दिया। इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री खुद मधुबाला थी, लेकिन जब मधुबाला इस फिल्म को देखने पहुंची तो गेट पर खड़े दरबार ने उनको नाबालिग बताते हुए इस फिल्म को देखने से रोक दिया। मधुबाला के चर्चे ऐसे थे कि हर कोई निर्देशक उनकी फिल्मों में उन्हें लेना चाहता था। कई अभिनेता उनके साथ काम करने को बेताब थे। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी मधुबाला की खूबसूरती की चर्चा होने लगी। उन्हें बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो भी कहा जाने लगा। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में बोल्ड फोटोशूट भी करा लिया था और सिनेमा की पूरी कृतियां और रूढ़ियां को तोड़ कर रख दिया था। मधुबाला को हॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मधुबाला की जिंदगी में तो उनके पिता ही सब कुछ थे। उनकी मर्जी के बिना वो कोई भी काम नहीं करती थी, लिहाजा इनके पिता ने मधुबाला को हॉलीवुड के लिए मना कर दिया। मधुबाला बेहद साधारण जीवन जीने वाली लड़की थी और वो कहती थी कि मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च करना है, मुझे किसी भी तरीके का कोई शौक नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे घर में मिल जाता है। साल 1950 में मधुबाला ने फिल्म बादल भी साइन की। इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रेमनाथ। फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और उस समय मधुबाला टॉप एक्ट्रेस थी। वे प्रेमनाथ से दिल से प्यार करती थी और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलकर प्रेमनाथ ने मशहूर अभिनेत्री वीना राय से शादी कर ली। इस बात में मधुबाला को गहरा सदमा लगा और ऐसे में उन्होंने गुस्से में उसको कहा कि तुम्हारा ये प्रेम यानी ये मैरिज कभी भी सक्सेस नहीं होने वाली। और ऐसे में प्रेमनाथ बार बार मधुबाला को याद करते शादी के बाद और इसी वजह से उनके आगे के रिश्ते उनकी वाइफ के साथ बहुत खराब हो गए और उनकी ये शादी कुछ अच्छी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। मधुबाला को ही याद करने लगे। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो वह प्रेमनाथ से मिली और मिलकर प्रेमनाथ से कहा कि प्रेम, अगर आज के बाद तुम शराब पियोगे तो समझो मेरा खून पी रहे हो। तो उसके बाद 14 साल तक प्रेमनाथ ने कभी शराब नहीं पी। इस तरह से प्रेमनाथ फिल्म बादल से इनकी जिंदगी में आए और फिल्म साखी दोनों की आखिरी फिल्म बनी। मधुबाला बहुत दुखी थी, लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। 17 साल की मधुबाला का दिल टूट गया था, लेकिन मधुबाला ने कभी हार नहीं मानी। एक नई सुबह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करी। अपने फिल्म में फिर से व्यस्त हो गई। मधुबाला उन दिनों लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का कारण थी। शूटिंग के वक्त लोग उनकी झलक पाने के लिए सारी हदें पार कर देते, जिसकी वजह से कई बार फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ती। फिर इन सबको देखते हुए पहली बार हिंदी सिनेमा में मधुबाला के लिए उनके पिता ने बॉडीगार्ड रखा, जो मधुबाला को भीड़ से बचा सके। यहीं से बॉलीवुड में बॉडीगार्ड रखने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मधुबाला जब बॉम्बे में फिल्म की शूटिंग कर रही थी, वहाँ बाल साहेब ठाकरे ने इनको पहली बार देखा और वो उनकी खूबसूरती में ये कह बैठे कि खूबसूरती इतनी ज्यादा भी हो सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर के साथ जब वो फिल्म रेल का डिब्बा में काम कर रही थी तो वो अक्सर मधुबाला को देखकर अपने डायलॉग्स भूल जाते। वे मधुबाला से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला तो किसी और की तरफ आकर्षित थी, लिहाजा ये रिश्ता कभी नहीं बन पाया। मधुबाला की मैक्सिमम फिल्मों के जो गाने थे वो लता मंगेशकर ने ही गाए थे। ऐसे में जब मधुबाला साकी फिल्म कर रही थी तो मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने सिर्फ एक्टर नहीं थे, बल्कि निर्देशक, अभिनेता, यहाँ तक कि जो गीत लिखने वाले होते हैं, गीत गाने वाले भी इनके दीवाने थे। और इन्हीं दीवानों में आशा भोसले, लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम भी आते हैं। मधुबाला पर ज्यादातर फिल्माए गए सभी गाने इन्होंने ही गाए हैं। अच्छा जी, बहुत तरह के ऐसे गाने हैं जिनको सुनकर आपका भी दिल एकदम से रोमांटिक हो जाएगा। ऐसे में जब मधुबाला फिल्म साकी कर रही थी तो उस फिल्म के लिए इनको सिखाने की जिम्मेदारी मिली नृत्य डांस सम्राट गोपी कृष्ण जी को। वो काफी ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण थे। डांस सिखाने के समय जब ब्रेक मिला तो मधुबाला ने उन्हें खाने पर बुलाया।
और वो उन्हें देखते ही रह गए। उनकी खूबसूरती के वो इतने दीवाने हो चुके थे कि वो ये भूल ही गए कि उनकी प्लेट में क्या सर्व हुआ है, और उन्होंने जाने अनजाने में चिकन और मटन खा लिया। ये बात का अंदाजा जब उनको खाते हुए मधुबाला जी ने देखा तो उनको काफी दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनसे माफी भी मांगी कि वो भूल गई थी कि वो बहुत बड़े ब्राह्मण है, और उन्होंने उनकी प्लेट में वो चीज सर्व कर दी। लेकिन वो खुद भी भूल गए थे, वो सोच ही नहीं पाए, वो देख ही नहीं पाए कि वो क्या खा रहे हैं, और उन्होंने चिकन और मटन दोनों चीजें खा ली थी। 1954 जब मधुबाला फिल्म बहुत दिन हुए कि शूटिंग कर रही थी, तो उस फिल्म के सेट पर वो हुआ जो होना नहीं था। मधुबाला को अचानक शूटिंग के दौरान खून की उल्टी होती है, जिसके बाद इनके पिता वहां फिल्म के सेट से लेकर उन्हें दूसरी जगह ले जाते हैं। मधुबाला की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। मधुबाला अब वो एक नाम थी जिसके साथ सभी जुड़ना चाहते थे। ऐसे में मधुबाला ने फिल्मों का निर्देशन करने का भी सोचा। उन्होंने 3 फिल्मों का निर्देशन करा, नाता, महलों के ख्वाब और पठान का निर्माण किया। फिल्म नाता में मधुबाला ने अपनी सगी बहन चंचल के साथ अभिनय किया, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई, जिससे मधुबाला को काफी नुकसान हुआ और उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया, और इन्होंने अपना बंगला भी इनको बेचना पड़ा। ऐसे में साल 1955 में मधुबाला की फिल्म आई मिस्टर एंड मिसेस। इस फिल्म से इनके साथ अभिनेता थे गुरुदत्त। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, और इस फिल्म की बम्पर कमाई और सफलता ने मधुबाला के फिल्मी करियर को और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मधुबाला की जिंदगी में ये वो समय था जब उनके पास सारी फैसिलिटी थी, हर चीज थी, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो है मोहब्बत। और यहाँ तक मधुबाला का आते आते कई बार दिल टूट चुका था, लेकिन वो वक्त भी आया जब हसीन अदाकारा फिर से अपना दिल और मुस्कान के आगे हार गई, और वह मुस्कान थी दिलीप कुमार के सुनहरे पर्दे के साथ ऐसी जोड़ी जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सलीम और अनारकली के किरदार को जिंदा कर दिया। मधुबाला और दिलीप कुमार का एक साथ काफी लोगों ने सराहना कर रहे थे। यहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म के सेट पर। इतनी मुलाकातें हुई कि पता ही नहीं चला कि कब मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई। इश्क में गिरफ्तार मधुबाला ने एक दिन गुलाब का फूल और एक लेटर दिलीप कुमार को भिजवा दिया। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इस फूल को और लेटर को स्वीकार करना। दिलीप कुमार जी ने भी वो फूल एक्सेप्ट कर लिया। मोहब्बत की रजामंदी देते हुए दोनों की कदम आपस में दूसरे की तरफ बढ़ गए, और उन दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान पर चढ़ रही थी कि जब भी उनकी जो शूटिंग है किसी अदर फिल्म के लिए होती करती, और ऐसे में उनकी जो मुलाकातें हैं वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो एक दूसरे से प्रॉपर मोहब्बत में पड़ चुके थे, जो बिल्कुल भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे एक पल के लिए भी। और ऐसे में फिल्मी गलियारों में इनकी मोहब्बत के चर्चे भी होने लगे। मधुबाला की बहन मधु भूषण के मुताबिक मधुबाला और दिलीप कुमार ने सगाई भी करी थी, लेकिन शायद खुशियां मधुबाला की जिंदगी में नहीं थी। सब कुछ बनते बनते एकदम से बिगड़ गया। दरअसल यूँ हुआ कि साल 1956 में निर्माता बी और चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन करा। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। कुछ दिन की शूटिंग के लिए फिल्म के कुछ सीन थे जो भोपाल में फिल्माए जा रहे थे, लेकिन उस आउटडोर फिल्म की शूटिंग से मधुबाला के पिता ने मना कर दिया, जिसके बाद चोपड़ा और साहब और जो मधुबाला के फादर थे उनके बीच काफी ज्यादा बहस हो गई। चोपड़ा साहब ने मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और दूसरी अभिनेत्री वैजयंती माला को साइन कर लिया। इस पूरे मसले में दिलीप कुमार जो थे वो बी.आर. चोपड़ा के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि उनको भी लगता था कि जो उनके पिता है उनकी जिद की वजह से मधुबाला को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। और दिलीप कुमार को इस बात का भी गुस्सा रहता था कि जो भी उनकी फिल्म होती है वो हर सेट पर अपनी बेटी के साथ वहीं रहते हैं लास्ट तक, जब तक कि शूटिंग एंड नहीं होती। तो उनका हर सेट पर आना, हर फिल्म में आना उनके पिता का उनको वो भी नहीं पसंद था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मधुबाला बीमार रहने लगी है और उनके दिल में छेद है। इनकी इस बीमारी को दुनिया वालों से पूरे तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से छुपाने का काम उसके पिताजी का था, क्योंकि इसलिए वो आउटडोर शूटिंग के लिए मना करते थे, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को इसलिए छुपाया क्योंकि उस समय मधुबाला का जो करियर था वो बहुत टॉप पर था। वो उस समय सबसे ज्यादा महंगी हीरोइन थी, सबसे ज्यादा टॉप फिल्में कर रही थी, और बहुत सारे निर्माता उनको साइन कर चुके थे। तो ऐसे में उन निर्माता का भी नुकसान होता और उनका भी नुकसान होता। इसलिए उनके पिता ने ये बीमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री से और हर किसी से छुपा कर रखी। ऐसे में चोपड़ा साहब ने क्या करा, एक अखबार में खबर देते हुए मधुबाला और वैजयंती माला की फोटो को छापने के लिए उन्होंने दे दिया, जिससे मधुबाला की फोटो पर क्रॉस का साइन था और वैजयंती माला को राइट का निशान लगवा दिया। वहीं मधुबाला के पिता ने भी मधुबाला के सुपरहिट फिल्मों के नाम देकर चोपड़ा साहब का नया दौर की फिल्म के आगे क्रॉस लगवाया, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए कोर्ट में केस भी किया। ऐसे में बी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला को जो फिल्म साइनिंग अमाउंट दिया था 30,000,
वो वापस लेने के लिए केस कर दिया। अब सब छूट ही रहा था। बातों बातों में ये बात भी सामने आती है कि हर जगह, हर कोर्ट कार्रवाई में दिलीप कुमार जो थे वो मधुबाला के साथ नहीं बल्कि चोपड़ा साहब के साथ खड़े नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों के बीच आपस में कोई झगड़ा ना होते हुए भी इन दोनों की राहें अलग अलग हो गई और इनका जो बहुत सालों का प्यार था, यानी 7 साल का जो प्यार था, वो वहीं पर कहीं बिखर कर रह गया। ये किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों की आपस में कोई बात ना होते हुए भी इस तरीके से इनके रिश्ते के बीच में गैप आ जाएगा। ऐसे में मधुबाला ने दिलीप कुमार जी से कहा कि अगर आप हमारे रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बस आप घर आए, सॉरी कहें और मेरे पिताजी को गले लगा लें। लेकिन दिलीप कुमार जी में भी अपना अहंकार था। उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता का साथ छोड़ दो, मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। ऐसे में दोनों के रास्ते अपने अलग थे, दोनों की अपनी मर्जी थी, जिद थी, दोनों ने एक दूसरे की जिद में कोई साथ नहीं दिया और ऐसे में उन दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई, जो दोबारा से कभी नहीं जुड़ पाए। फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच में काफी दूरियां आ चुकी थी। फिल्म एक साथ शूटिंग करते थे लेकिन असल जिंदगी में ये बातें नहीं करते थे। इन दोनों का आपस में दुआ सलाम भी बंद हो गया था। वहीं दिलीप कुमार जी कहते हैं कि वे फिल्मी पर्दे पर अमर प्रेम निभा रहे थे लेकिन असल जिंदगी में नफरत और अहंकार का दौर चल रहा था। उसके साथ जो तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी चलकर खाक हो गया। ऐसे में इस फिल्म में जो दोनों की मूवी थी, इसमें कुछ दिलीप कुमार जी के डायलॉग्स थे जो उन्होंने बहुत ही आक्रोश में आकर बोले। कहीं ना कहीं वो अपनी सारी गुस्सा उस फिल्म में डायलॉग के जरिए निकाल रहे थे। 50 के दशक में मधुबाला की बीमारी का भी पता चल गया, लेकिन उनकी बीमारी को सबसे इसलिए छुपाया गया क्योंकि मधुबाला उस वक्त काफी फिल्में में लीड रोल कर रही थी और ऐसे में उनका करियर खत्म हो जाता। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत खराब हो गई। मधुबाला की तबीयत को देखते हुए गर्म पानी बार बार पिया करती, लेकिन मुगले आजम की शूटिंग के दौरान इनको कई बार कुएं और पोखर का गंदा पानी पीना पड़ता। वहीं इस फिल्म में मधुबाला के ऊपर 80 लोहे की जंजीर लाद दी गई, जिससे उनकी जो स्किन थी वो भी निकलनी शुरू हो गई। मतलब वहाँ इतना ज्यादा उनको खून निकला और हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो लोहे की जंजीर जो भी उनके साथ हो रहा है इस फिल्म में नेचुरल सीन देने की वजह से वो सब सह लेंगी, लेकिन उनको बार बार अनारकली बनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो इस रोल को बिल्कुल अच्छे से निभाना चाहती हैं। ऐसे ही इसी फिल्म में एक सीन में सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है और दिलीप कुमार ने इस फिल्म में असली में मधुबाला को ऐसा करारा तमाशा मारा कि सेट पर मौजूद सभी लोग हिलकर रह गए और मधुबाला भी हक्की बक्की हो गई। शायद फिल्म के जरिए दिलीप कुमार जी अपने दिल की सारी जो थी वो बाहर निकाल रहे थे, सारा गुब्बार बाहर निकाल रहे थे। मोहब्बत की इस टूटी कहानी पर रोई 5 अगस्त 1960 को ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े भी और सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म की अदाकारी यानी दोनों ने जो आपस में पेयर दिखाया था, आपस में दिलीप कुमार जो मधुबाला की जोड़ी बहुत फेमस हो गई। इसके बाद इनकी एक और फिल्म भी आई बरसात और वो भी सुपर डुपर हिट बन गई। बैक टू बैक 2 जबरदस्त फिल्म की सफलता ने मधुबाला को आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दिया। इसके बाद इनकी पर्सनल जिंदगी में आए अभिनेता और गायक किशोर कुमार। हालांकि किशोर कुमार और मधुबाला पहले भी एक साथ फिल्म में काम कर चुके थे। इन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी, जिसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला के साथ ऑफ टिकट, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार मधुबाला को हमेशा हंसाया करते। किशोर कुमार इस तरह से मधुबाला का दिल जीतने की कोशिश करते, लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था। मधुबाला के पास भारत भूषण प्रदीप कुमार और किशोर कुमार के शादी के प्रस्ताव भी आए, लेकिन किशोर कुमार की दीवानगी मधुबाला के लिए बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मधुबाला को भी किशोर की दीवानगी पर यकीन होने लगा और इनका रिश्ता मजबूत हो गया। मधुबाला की तबीयत अचानक से खराब होने लग गई। डॉक्टर ने उनको पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दे दी। मधुबाला इन सबसे पहले यानी उनको ऑपरेशन बताया गया तो उससे पहले वो शादी करना चाहती थी। जब मधुबाला की बीमारी और उनकी इच्छा का पता चला किशोर कुमार को, तो किशोर कुमार ने उनकी बात को रखते हुए पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद यानी शादी के बाद किशोर कुमार अपना धर्म भी बदल चुके थे और अपना नाम करीर अब्दुल्ला रखकर वो दोनों लंदन के लिए निकल गए। वहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया क्योंकि मधुबाला की बीमारी का कोई इलाज नहीं है उनके पास, ऐसा उन्होंने बताया। डॉक्टर ने मधुबाला को ये बताया कि उनके पास जीने का समय बहुत कम रह गया है। शादी के बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। किशोर कुमार भी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए। ऐसे में मधुबाला को उन्होंने उनके घर पर छोड़ दिया और कहा कि खाली मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें और लोगों की भी जरूरत है। और वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते कि कई दिन तक घर पर नहीं आते। और ऐसे में मधुबाला की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, उनको किशोर कुमार का साथ चाहिए था, लेकिन किशोर कुमार जी ने अपने आप को पिक्चरों में इतना व्यस्त कर लिया था, अपने करियर में इतना व्यस्त कर लिया था कि उनके पास मधुबाला के लिए अब टाइम ही नहीं था। और यही बातें अंदर ही अंदर मधुबाला को खाती जा रही थी। फिर एक दिन उनको दिलीप कुमार की शादी की खबर मिलती है। ऐसे में वो और ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उनका जीने का मन करना बंद कर देता है। जो उनके अंदर जीने की उम्मीद होती है ना, वो मर सी जाती है।
वो बस चाहती हैं कि वो इस दुनिया को अलविदा कहें और चली जाए, क्योंकि वो इस दुख को झेल नहीं पा रही थी। और इस तरह से वो काफी लंबे बेड रेस्ट पर चली जाती हैं। 9 साल उन्होंने पूरे बिस्तर पर बिताए, बिस्तर पर भी ऐसे कि वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती थी, और उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था अंदर से, और बाहरी तौर पर बस लगता था कि हड्डियों पे एक चमड़ी का बिल्कुल एक परत बिछी हुई है। मतलब वो इतनी बदसूरत दिखने लगी थी कि जो अभी तक मधुबाला सौंदर्य की देवी के नाम से मशहूर थी, अब वो खुद को भी शीशे में देखने से डरती थी, परहेज करती थी। उन्होंने अपने आप को शीशे में देखना ही बंद कर दिया था। वो दिन बर दिन अंदर ही अंदर घुटने लगी कि जो किशोर कुमार उनके एक छोटे से खांसी पर भी छुट्टी लेकर बैठ जाया करते थे, फिल्म छोड़कर आ जाया करते थे, आज जब उनको इतनी ज्यादा जरूरत है और उनके पास जिंदगी के सिर्फ कुछ पल है और वो उनको देखने तक नहीं आते। आखिरकार ऐसे ही लड़ते लड़ते जिंदगी को अकेले जीते जीते घुटते घुटते उनका वक्त आ गया आखिरी। और ऐसे में दिन वो था 22 फेब 1969 दिन शनिवार। मधुबाला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके पिता ने किशोर कुमार को बुला लिया। दुख की इस घड़ी में सब उनकी दुआ कर रहे थे। आखिरी बार मधुबाला बोली कि प्लीज मुझे शांति के साथ मरने दो, तुम्हारी दुनिया से जाने दो। और 1969 को करोड़ों दिलों की धड़कन हिंदुस्तान की मर्लिन मुनरो अपनी खूबसूरत और दिलकश अदाओं से हर दिल में खास पहचान बनाने वाली सौंदर्य की देवी इस दुनिया से चली गई। मधुबाला ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में अपने फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जब तक दिलीप कुमार वापस आए तो मधुबाला को सांता क्रूज बॉम्बे के जोहो मुस्लिम सेमेट्री ने उन्हें दफना दिया गया था। और ऐसे में दिलीप कुमार जो उनसे एक वक्त बहुत प्यार करते थे, वो उनकी आखिरी बार एक झलक भी नहीं देख पाए। मधुबाला की कब्र के पास गए, उनकी आंखें आंसू से भर गई और अपने आप निकलते हुए वहां से चले गए। मधुबाला की मौत ने उनके पिता को तोड़ कर रख दिया। अपनी बेटी की कब्र के पास जाकर घंटों घंटों रोते। मधुबाला को कभी वो खुशियां ही नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। घर परिवार की जिम्मेदारी में होने के बावजूद ये आज्ञाकारी बेटी कभी अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं लेकर आई। अगर मुझ पर मेरे पिताजी के कर्ज की मजबूरियां नहीं होती तो कभी भी मैं स्टेज पर नाच नहीं दिखाती। मधुबाला ने अपने पिता से कोई जिद नहीं करी और ना ही कभी इनकी कोई बात टाली। ऐसी आदर्श बेटी जिनको आज दुनिया से गए जमाना हो चुका है, फिर भी उनको याद किया जाता है। और यहाँ आपको बता देते हैं कि मधुबाला जब दिल्ली में रहती थी तो नादान उम्र में एक लड़के लतीफ को एक बार गुलाब देकर आई थी। आगे चलकर मधुबाला बॉम्बे आ गई और फिल्मों में बिजी हो गई। वहीं वो लड़का लतीफ एक आईपीएस ऑफिसर बन गया और जब उनको मधुबाला की मौत का पता चला तो वे मधुबाला का गुलाब उनकी कब्र पर चढ़ाने चला गया। ऐसी थी मधुबाला की लोकप्रियता। उनके चाहने वालों की मोहब्बत बहुत ही अलग थी। 22 साल के फिल्मी सफर में मधुबाला ने लगभग 70 फिल्मों में ऐसा काम किया जो आज तक उन्हें याद किया जाता है। मधुबाला ने मरने के बाद साल 1971 में इनकी ज्वाला फिल्म रिलीज हुई। ये मधुबाला की पहली कलर फिल्म थी। मधुबाला को इस दुनिया से गए 55 साल गुजर गए हैं, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य की बदौलत वे आज भी भारतीय सिनेमा में इकलौती आइकन है। आज भी खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मधुबाला का नाम आता है। मधुबाला की आज तक 3 बायोग्राफी लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारे लेख आज तक उनके ऊपर बन रहे हैं और प्रकाशित भी हो रहे हैं। आज भी मार्केट में उन्हें पोस्टर की डिमांड रहती है और उनकी गूगल टू में फिल्में बनाकर उनकी रिलीज भी किया गया। तो आपका क्या कहना है इस अदाकारा के बारे में? क्या आपने आज तक इनकी कोई फिल्में देखी? अगर नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देखिए। आप अपने आप इनकी खूबसूरती और इनके टैलेंट पर अपने आप भरोसा कर बैठेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं कल कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। धन्यवाद।